पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज और अपना लेक्चर नंबर 14 शुरू करते हैं। आज का पहला मुद्दा, रेमिशन प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। अदालत अगर किसी व्यक्ति को सजा सुना देती है 10 साल की जेल, 20 साल की जेल, 15 साल की जेल, फांसी की सजा, उस केस में अदालत के निर्णय के बाद एक कैदी के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं बच निकलने के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके मेंशन्ड है। एक आर्टिकल 72 जिसे कहते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वो किसी व्यक्ति को सजा में छूट दे सकते हैं, सजा में रेमिशन दे सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर है ये आर्टिकल 72 के अंडर। सिमिलरली स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के अंडर जुडिशियल पावर्स होती हैं, जहां पे वो किसी कैदी को रिहा कर सकते हैं, रेमिशन दे सकते हैं, पार्डनिंग कर सकते हैं, मतलब कि रेमिशन ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य मंत्रिमंडल के एड और एडवाइस पे गवर्नर जो है वो अपनी पार्डनिंग पावर्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं, आर्टिकल 161। ये दो प्रोविजंस जो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। इसके अलावा हमारे यहां एक कानून और है जिसे कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके सेक्शन 432 और सेक्शन 433 के अंदर केंद्र और राज्य की सरकार को यह पावर दी गई है कि यदि वो किसी कैदी को रिहा करना चाहते हैं या फिर उसकी सजा कम करना चाहते हैं, उसको रेमिशन देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। 72 और 161 में जो पावर है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की है, वेराज सीआरपीसी में सेक्शन 432 और 433 के अंदर जो पावर है वो गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझते हैं जो कि हमारे पार्डनिंग और मर्सी पिटीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली जो हम क्षमा याचिका राष्ट्रपति और गवर्नर के आगे डालते हैं, जो हम मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट और गवर्नर के आगे डालते हैं, उसमें कई प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रीलिम्स में इसके ऊपर सीधा सवाल निकल सकता है। सबसे पहला वर्ड है सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब कि जो आपकी सजा है उसका निलंबन करना। सस्पेंशन का मतलब होता है पॉज बटन दबा देना। जैसे गाने वगैरह सुनते हैं और उसमें एप्लीकेशन आती है, उसमें पॉज बटन दबा देते हैं ना, कि गाना जो है वो बंद रहेगा, कितनी देर तक बंद रहेगा वो आपकी मर्जी है। वैसे ही यहां पे सस्पेंशन का मतलब होता है सजा के ऊपर पॉज का बटन दबा देना। कब तक पॉज रहेगी कुछ नहीं पता, मतलब कि हो सकता है कि इनडेफिनाइटली एक अनडिफाइंड टाइम के लिए सजा को स्थगित कर दिया जाए, सजा को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन सस्पेंशन का मतलब होता है कि आपकी जो पनिशमेंट है उसके ऊपर एक पॉज बटन लगा दिया गया है, अब सजा कब मिलेगी वो नहीं पता, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता। सस्पेंशन का मतलब ये होता है। फिर आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि आप पनिशमेंट को कम कर रहे हो, पनिशमेंट के ड्यूरेशन को कम कर रहे हो, लेकिन उसका जो नेचर है, उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। कि मतलब अगर एक व्यक्ति को 20 साल की जेल हुई हुई है तो 20 साल जेल की जगह हमने उसे रिड्यूस करके कर दिया 5 साल जेल। मतलब कि रहेगा तो जेल टर्म ही, नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम रहेगी जेल, लेकिन हमने ड्यूरेशन कम कर दिया। तो रेमिशन का मतलब होता है कि जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है वो सेम है, बस हमने उसकी ड्यूरेशन कम कर दी। फिर आता है एक वर्ड कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, पनिशमेंट को हेवियर फॉर्म से लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना। कि यदि किसी व्यक्ति को 5 साल की जेल मिली हुई है सपोज करिए, तो उसको कम्यूट करके हमने कर दिया 10,000 रुपए का फाइन। सपोज कि पहले नेचर ऑफ पनिशमेंट था जेल, अभी नेचर ऑफ पनिशमेंट हो गया फाइन। तो रेमिशन और कम्यूट में डिफरेंस है। इसके अलावा एक कीवर्ड आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है पूरी की पूरी माफी दे देना और यह बोलना कि ठीक है, आपके ऊपर जितने भी इल्जाम आरोप लगे हुए थे वो हम सब साफ करते हैं, हटाते हैं, और अब आप एक आजाद नागरिक की तरह बाहर घूम सकते हैं। पार्डन का मतलब होता है सारे के सारे चार्जेस और सारी की सारी पनिशमेंट को हटा देना। फिर आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है स्पेशल ग्राउंड्स पे पनिशमेंट को कम करना, जैसे कि कोई मेडिकल ग्राउंड, कोई प्रेगनेंसी या कोई और ग्राउंड। एक स्पेशल ग्राउंड के ऊपर पनिशमेंट को कम करना। देखिए, रेमिशन में कोई स्पेशल ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं था। रेमिशन और रिस्पाइट में सिर्फ एक फर्क है, रेमिशन में कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं था, बस अगर गवर्नर, प्रेसिडेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे को रेमिशन दे देना चाहिए तो वो रेमिशन दे देंगे। यहां पे कोई स्पेशल ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मैं रिस्पाइट की बात करता हूं तो यहां पे कोई स्पेशल ग्राउंड इन्वॉल्व है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, प्रेगनेंसी एट ऑल। फिर आता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है सेंटेंस को, सजा को एक डेफिनाइट तारीख पे पोस्टपोन करना। कि सपोज करिए आज अगर 6 मई है तो रिप्राइव के अंदर हमने बोल दिया कि अभी 6 मई नहीं बल्कि 20 मई को सजा मिलेगी। रिप्राइव का मतलब होता है
किसी चीज को डिले करना। आप कहोगे सर सस्पेंड भी तो सेम था। सस्पेंड का मतलब था इनडेफिनाइटली किसी चीज को पोस्टपोन करना, कि अगर सजा 6 मई को मिलनी थी तो आपने बोला कि अब सजा बाद में मिलेगी, अब सजा बाद में मिलेगी। बाद में मिलने का मतलब है हमें नहीं पता कब मिलेगी, लेकिन रिप्राइव में हमारे को पता है कि एक फिक्स्ड तारीख को मिलेगी 20 मई को। यह फर्क है कि रिप्राइव में जब आप पॉज का बटन दबाते हो तो आपको पता है कि आपको प्ले बटन कब दबाना है। मतलब कि अगर आपने आज सजा पोस्टपोन करी है तो आपको पता है अब नेक्स्ट बार सजा कब मिलेगी। सस्पेंड में आपको नहीं पता कि सजा दोबारा कब मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो सस्पेंशन और रिप्राइव में डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे, काफी माइन्यूट डिफरेंस है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले 1 साल में, चाहे वो बिल्किस बानू का केस हो या फिर बिहार में अलग अलग एमएलए का केस हो, कई सारे ऐसे केसेस हमारे को सामने देखने को मिले जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने प्री मैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स करा। मतलब कि जो कैदी जेल में बंद थे उनको समय से पहले रिहाई देने की बात की गई। हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर सेक्शन 432 और 433 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर मिलती है। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कैसे फॉलो होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये पूरे लेक्चर में आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये 14th लेक्चर है। सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट के अंदर टेलीग्राम चैनल पिंड है, उसके ऊपर क्लिक करिए, आपको वहां पे डाउनलोडेबल पीडीएफ मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री, और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैंने उसको प्रिंटर फ्रेंडली तरीके से बनाया है। तो सवाल उठता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 432 और 433 सीआरपीसी के अंडर जो ये पावर दी गई है रिहाई की, रेमिशन की, ये कैसे काम करती है। सबसे पहली चीज कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ तब एक्ट करेंगे जब उनके पास याचिका जाएगी, जब उनके पास पेटिशन जाएगी कि एक कैदी सरकार को अगर पेटिशन डाल रहा है तो ही उस केस में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगे। अपने आप सुओ मोटू काम नहीं करेंगे। सुओ मोटू का मतलब होता है कि एक कैदी ने सरकार को कोई अर्जी नहीं डाली, लेकिन सरकार अपनी दरिया दिली दिखाते हुए बोल रही है कि हाँ चलो ठीक है हम तुम्हें रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं होगा। सरकार रेमिशन या फिर प्री मैच्योर रिलीज सिर्फ तब करेगी जब कोई कैदी उनके पास एप्लीकेशन डालेगा। सुओ मोटू का मतलब होता है अपनी मर्जी से। सरकार यहां पे सुओ मोटू एक्ट नहीं करेगी, अपनी मर्जी से एक्ट नहीं करेगी। ऑल्सो जब भी केंद्र या राज्य की सरकार कोई भी रेमिशन देती है तो उस केस में वो कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशंस कैसी कि ये जो हम समय से पहले रिहाई कर रहे हैं, आपको क्या करना होगा, किस तरीके से बिहेव करना होगा, सोसाइटी समाज में किस तरीके से रहना होगा, बार बार पुलिस थाने आके हाजिरी लगानी होगी। इस तरीके से सरकार कंडीशंस लगा सकती है और कैदी को वो कंडीशंस माननी होंगी। सवाल उठता है कि केंद्र या राज्य की सरकार जब भी ऐसे रेमिशन देती है या फिर कैदियों की समय से पहले रिहाई करवाती है तो उस केस में कौन कौन से फैक्टर्स को देखा जाता है। सबसे पहला फैक्टर है जजेस का जस्टिफिकेशन, कि जजेस ने जो जजमेंट पास करी है उस जजमेंट के अंदर उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया सजा का, कि अगर 10 साल की जेल हम किसी को दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, प्रिजनर का जेल के अंदर बिहेवियर क्या रहा है। और सरकार क्या करती है, यूजुअली जो उस एरिया के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो जेल को देख रहे हैं, वहां के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से एक बार रिपोर्ट मांगती है कि सर आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या हमारे को इस कैदी को समय से पहले रिहा कर देना चाहिए या नहीं। और फिर सरकार जो है एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाती है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बारीक प्रोसेस हो जाएगा, प्रीलिम्स में इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं जाएगा। तो अपने को बस मेजर एस्पेक्ट समझना है कि जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है सरकार वो बनाती है। ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे सरकार डिसीजन लेती है कि उन्हें प्री मैच्योर रिलीज करना है नहीं करना। जजेस का जस्टिफिकेशन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रिपोर्ट, जेल में कैदी का बिहेवियर और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की इस बारे में क्या राय है। ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे सरकार फाइनल निर्णय लेती है कि उनको क्या करना है। ऑल्सो आप ऐसा समझिए कि ये हैं कैदी जो जेल में बंद है और ये हैं विक्टिम जिनके साथ क्राइम हुआ था। अब विक्टिम तो ये चाहेगा कि कैदी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। विक्टिम मतलब कि जिसके खिलाफ क्राइम हुआ, जिसके खिलाफ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, जिसके रिश्तेदार का या जिसके साथ एसिड अटैक, डेकॉइटी वगैरह ये सब हुआ, वो व्यक्ति तो यही चाहेगा कि उसके गुनहगार को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। तो ऐसे में मानिए कि सरकार ने इस कैदी को समय से पहले रिहाई दे दी। जजेस का जस्टिफिकेशन, आईजीपी की रिपोर्ट, बिहेवियर, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड देखते हुए सरकार ने बोला कि भाई ये कैदी तो अभी सही काम कर रहा है, जेल में कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक काम करो छोड़ दो फटाफट से। ये विक्टिम को महसूस हो सकता है कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा जो गुनहगार है उसको सरकार समय से पहले एक अवार्ड दे रही है कि आपका जेल में बिहेवियर बहुत अच्छा था, जाओ आप बाहर फ्री नागरिक की तरह जी सकते हो। तो विक्टिम को लाजमी बात है कि उसे बुरा लगेगा। ऐसे में विक्टिम जो है सरकार के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि सरकार ने अगर ये कैदी को छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ा है, और हम जानना चाहते हैं कि ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है।
तो ऐसे में विक्टिम के पास पूरा अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट में जाके इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। तभी आपने देखा होगा कि जो बिल्किस बानो का केस था गुजरात में, उनके गुनहगारों को जब गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया तो बिल्किस बानो उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पे बोला गया कि हां, आपने मेरे गुनहगारों को क्यों रिलीज करा, आप बताइए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स है, ये जो सरकार रिलीज ऑफ प्रिजनर्स कर रही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आती है, जैसे कहते हैं लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 गाइडलाइंस ले डाउन करी थी कि जब भी सरकार, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार किसी का भी प्री मैच्योर रिलीज कंसिडर करेगी या फिर किसी की रिहाई कंसिडर करेगी, उस केस में क्या क्या फैक्टर सरकार को कंसिडर करने चाहिए। तो मतलब कि अपार्ट फ्रॉम आईजीपी की रिपोर्ट, प्रिजनर बिहेवियर, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड और इसके अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स हमने देखे, उन फैक्टर्स के अलावा सरकार को और क्या कंसिडर करना चाहिए, वो लक्ष्मण नास्कर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार को यह देखना चाहिए कि ये जो क्राइम इस व्यक्ति ने करा है, ये समाज के लिए कितना हानिकारक है। क्या ये क्राइम दोबारा से हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब कि जो इसने एसिड अटैक, बलात्कार, मर्डर वगैरह, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो भी करा है, क्या ये हमारे समाज को प्रदूषित करता है? डज इट पोल्यूट आवर सोसाइटी? विल इट हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, अ ग्रेटर इंपैक्ट ओवर द सोसाइटी? इस तरीके से आपको देखना है कि इसका हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑल्सो हमारे को यह सोचना है कि ये जो क्रिमिनल है, अगर हमने इसको समय से पहले रिहाई दे दी तो क्या ये बाहर जाके सेम क्राइम फिर से कर सकता है? यदि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है तो क्या इससे कुछ पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है कि हाँ, ये सुधर रहा है, इसका रिफॉर्मेटिव प्रोसेस चालू है? क्या ऐसा कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है या हो चुका वो प्रोसेस पूरा, वो पर्पस पूरा हो चुका है? और उस व्यक्ति की फैमिली की क्या हालत है? क्या ये व्यक्ति जो जेल में बंद है, ये इकलौता ब्रेड विनर था, ये इकलौता रोजी रोटी कमाने वाला था, या फिर परिवार की हालत क्या है, सोशल हालत, इकोनॉमिक हालत, क्या हालत है? सरकार को इन सब पहलुओं के ऊपर भी नजर डालनी होगी और उसके बाद ही सरकार डिसीजन लेगी। लक्ष्मण नासर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि जब भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार किसी के प्री मैच्योर रिलीज के ऊपर निर्णय लेते हैं तो वो डिसीजन कभी भी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। दैट डिसीजन शुड नेवर बी आर्बिट्रेरी, मतलब कि भावनाओं में बह के, पॉलिटिकल वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, राजनीति को ध्यान में रखते हुए, अपीजमेंट की राजनीति करते हुए, इन सब आर्बिट्ररी फैक्टर्स के बेसिस पे किसी भी कैदी की समय से पहले रिहाई नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली हुई है तो उसको अगर आप छोड़ोगे समय से पहले तो तभी छोड़ोगे जब उसने 14 साल की जेल जो है वो कवर कर ली होगी। मतलब किसी व्यक्ति को अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला हुआ है तो यू विल ओनली रिलीज दैट पर्सन प्री मैच्योरली, यू विल ओनली गिव रेमिशन टू दैट पर्सन ओनली आफ्टर ही हैज सर्व्ड 14 इयर्स इन जेल। जब वो 14 साल जेल में स्पेंड कर चुका होगा उसके बाद ही आप लाइफ इंप्रिजनमेंट को प्री मैच्योर रिलीज में कन्वर्ट कर सकते हो। लक्ष्मण नास्कर केस की ये गाइडलाइंस पिछले साल न्यूज में बहुत ज्यादा नहीं, बिल्किस बानो केस के चलते आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक सेक्शन और है सीआरपीसी में, हमने सेक्शन 432 और 433 देख लिया कि ये दोनों सेक्शन जो हैं राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को पावर देते हैं प्री मैच्योर रिलीज के लिए। अगर हम सेक्शन 435 ऑफ सीआरपीसी की बात करते हैं तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट मैटर उठता है। देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो प्री मैच्योर रिलीज के लिए अलग अलग गाइडलाइंस ले डाउन कर सकती है। केंद्र की सरकार जो होती है वो ये बोल सकती है कि स्टेट्स को कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए यदि वो किसी कैदी को समय से पहले रिहा कर रहे हैं। इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रिलीजिंग अ प्रिजनर प्रीमैच्योरली, व्हाट ऑल गाइडलाइंस नीड टू बी फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग गाइडलाइंस ले डाउन कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिजन जो है वो एक स्टेटलेस सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के अंदर, और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर इस तरीके से हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी के हिसाब से प्री मैच्योर रिलीज करेगी, अपनी मर्जी के हिसाब से प्रिजनर्स को रिलीज करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट को किसी यूनियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानने की कंपल्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो सेक्शन 435 सीआरपीसी का क्या बोलता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो रिलीज के लिए, प्री मैच्योर रिलीज के लिए गाइडलाइंस तो ले डाउन कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट की मर्जी है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रिजन जो है वो एक स्टेटलेस का सब्जेक्ट है। हाँ, एक मैटर ऐसा है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को कंपल्सरीली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, और वो मैटर है जिस केस में सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई हो। अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पे सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई है, सीबीआई क्योंकि
हमारे को पता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर 1946 वाले कानून के अंदर केंद्र सरकार के अंडर बनाई गई है। तो ऐसे में यदि कोई केस ऐसा है जिसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, तो उस केस में स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी प्री मैच्योर रिलीज से पहले। तो यहां पे दो केसेस बनते हैं सेक्शन 435 के अंदर, क्या कि नॉर्मल केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं माननी है, वो जैसे चाहे वैसे प्री मैच्योर रिलीज कर सकते हैं क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेटलेस सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पे सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करा है, वहां पे क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कंपलसरीली माननी पड़ेगी, ऐसा सेक्शन 435 ऑफ सीआरपीसी हमारे को बोलता है। यह हमने देखा प्री मैच्योर रिलीज किस तरीके से होता है। आगे बढ़ने से पहले 11 मई से अनअकैडमी पे हमारा आरंभ बैच शुरू हो रहा है, जहां पे 2024-25 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी। आप यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता डिस्काउंट के लिए ऑन अनअकैडमी एंड एनरोल फॉर द आरंभ बैच, जो कि 2024 और 25 के लिए बनाया गया है। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब अवध ओझा सर जो हैं वो भी अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगला मुद्दा है हमारा पैरोल एंड फरलो। न्यूज में काफी ज्यादा रहा पिछले एक साल में, और प्रीलिम्स 2021 में पैरोल के ऊपर क्वेश्चन बना भी था। दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्वेश्चन बना था। सबसे पहले ये वर्ड पैरोल का क्या मतलब होता है। पैरोल का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति जेल की सजा काट रहा है तो उसको टेम्परेरी समय के लिए, थोड़े समय के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है कि आप जाओ बाहर थोड़ा घूम के आओ, सोसाइटी में मिक्सअप हो, अपनी फैमिली के पास जाओ, वापस आओ और जेल में बंद हो जाओ। पैरोल का मतलब होता है एक तरीके से कि आपकी सजा, आपकी जो जेल टर्म है उसके ऊपर पॉज का बटन दबा दिया गया कि हाँ अभी इसकी जेल चल रही है चल रही है चल रही है, पॉज का बटन दबाया, थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, वापस जेल में आएगा, दोबारा से प्ले का बटन दबा दिया जाएगा। पैरोल का मतलब होता है कि हम अपने प्रिजन सिस्टम को थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन बनाना चाहते हैं। बेसिकली जब पैरोल का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था तो सरकार की उसके पीछे यह विचारधारा थी कि हम अपने जो जेल सिस्टम है, हमारा जो प्रिजन सिस्टम है, हमारा जो पूरा कैदी सिस्टम है, हम इसे थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जेल में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मेंटल तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब ना हो। ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति को पैरोल पर रिलीज किया जाता है तो सबसे पहले यह ध्यान रहे कि वो जो पैरोल पर रिलीज किया जा रहा है वो टेम्परेरी भी हो सकता है कि हाँ जाओ 10 दिन के लिए बाहर जाओ, घूम के आओ, वापस आ जाना, या फिर परमानेंट भी हो सकता है कि हाँ परमानेंटली बाहर रहो और जब हम तुम्हारे को वापस बुलाएंगे जेल में तो आ जाना अपनी सजा पूरी करने। तो पैरोल टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट पैरोल भी हो सकता है। ध्यान रहे प्रीलिम्स में सीधा ऑप्शन निकलेगा कि पैरोल सिर्फ टेम्परेरी होता है, गलत, टेम्परेरी परमानेंट दोनों हो सकता है। ऑल्सो ये जो पैरोल दिया जाता है ये प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर पे दिया जाता है कि जो कैदी जेल में बंद है वो बाहर जाके अच्छे नागरिक बनने का वादा करता है और रेगुलरली जेल अथॉरिटीज को आगे रिपोर्ट करेगा और हाजिरी लगाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिसको भी आप पैरोल पे छोड़ रहे हो उसको बार बार वापस आके जेल में हाजिरी लगानी होगी और ये बताना होगा कि उसने कितना अपने आप को सुधारा है। तो पैरोल जो है बेसिकली वो एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है कि जो जेल में बंद कैदियों का मानसिक तनाव बढ़ता रहता है, उस तनाव को खत्म करने के लिए और उनके परिवार से उनको जोड़ने के लिए, समाज से उनको जोड़ने के लिए, सोसाइटी से उनको जोड़ने के लिए हम ये पैरोल का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए। एक्चुअल में पैरोल के जो लीगल प्रोविजंस हैं वो हमारे को प्रिजन्स एक्ट 1894 में दिए हुए हैं। ये कानून का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड पैरोल मेंशन नहीं है, इट इज मेंशन्ड इन प्रिजनर्स एक्ट 1894। यहां पे दो तरीके के लोग हैं जिनको पैरोल कभी नहीं मिल सकता, एक जिन्होंने मल्टीपल मर्डर्स करे हुए, या फिर जो आतंकवाद के मसलों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर 1967 वाले कानून के अंदर जो जेल में बंद है। इन दो लोगों को कभी भी पैरोल नहीं मिलेगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि बाहर जाके दोबारा मर्डर या आतंकवाद नहीं फैलाएंगे। तो इस कानून के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ये दोनों टाइप के जो लोग होते हैं, मल्टीपल मर्डर और आतंकवाद वाले, इनको कभी भी पैरोल मतलब कि टेम्परेरी या परमानेंट रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ गुड बिहेवियर ये कभी नहीं मिलेगा। पैरोल के ऊपर क्योंकि ये प्रिजन से रिलेटेड मैटर है, पैरोल आपको पता है प्रिजन से, जेल से रिलेटेड मैटर, और जेल जो है, प्रिजन जो है, इट इज अ स्टेटलेस मैटर। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पैरोल के रूल्स खुद बनाते हैं। हर राज्य सरकार के अपने खुद के पैरोल के रूल्स होते हैं। ऑल्सो ये जो पैरोल ग्रांट किया जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करती है ऑन द एडवाइस ऑफ जेल अथॉरिटीज कि यदि किसी व्यक्ति को पैरोल चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, अपनी याचिका डालेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है जेल अथॉरिटी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनली पैरोल ग्रांट किया जाता है। यदि पैरोल जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति जिसका पैरोल रिजेक्ट किया गया है वो हाईकोर्ट जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, पैरोल जो है वो कैदी का जो है अधिकार नहीं होता। पैरोल इज नॉट अ राइट ऑफ द प्रिजनर। पैरोल जो है एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो सरकार और कोर्ट की मर्जी है
सरकार और कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो पैरोल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। यदि सरकार ने पैरोल मना कर दिया और आप सरकार के डिसीजन के खिलाफ हाईकोर्ट जाते हो और हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया, तो फिर आपको पैरोल नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे राइट का वायलेशन हो रहा है, नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है प्रेजेंस एक्ट 1894 में कि पैरोल जो है वो डिस्क्रिशन पे दिया जाएगा सरकार की, और आप उसे जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हो। मतलब कि पैरोल का जो डिसीजन होता है उसके खिलाफ आप जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हो, लेकिन पैरोल जो है वो आपकी प्रिविलेज है। सरकार आपके ऊपर एहसान कर रही है पैरोल देके, ये आपका अधिकार नहीं है। मतलब कि सरकार की मर्जी है, ये बात ध्यान रहे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे कहते हैं इमरजेंसी पैरोल का। इमरजेंसी पैरोल जो है वो दी जाती है मेडिकल ग्राउंड्स पे, फैमिली में कोई डेथ हो गई, ऐसा कुछ ग्राउंड्स पे इमरजेंसी पैरोल दिया जा सकता है बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल। इस केस में आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक दो दिन के लिए बाहर निकलना है ड्यू टू सम अर्जेंट सर्कमस्टांसेस, तो यहां पे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो आपको इमरजेंसी पैरोल दे सकते हैं ऑन सर्टेन जेन्युइन ग्राउंड्स। तो हमने देखा कि जो पैरोल होता है वो एक तरीके से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है। कि सपोज 10 साल की जेल मिली थी, एक व्यक्ति ने 5 साल की जेल पूरी कर ली, समझिए ध्यान से, 5 साल की जेल जो है कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए एक व्यक्ति ने बोला मेरे को पैरोल दे दो। 6 महीने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास याचिका डाली गई कि मेरे को पैरोल दे दो, मेरे को बाहर जाने दो। अब जब वो वापस जेल में आएगा तो वो 4.5 साल की जेल नहीं काटेगा, वो पूरे 5 साल की जेल काटेगा। मतलब कि सेंटेंस जो है यहां पे पॉज हो गया था, इसे कहते हैं सस्पेंशन। आप कहोगे कि मैं इसकी इतनी बारीकी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फरलो में कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफी डिफरेंट होता है, और अभी मैं आपको फरलो का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। पैरोल में जब भी पैरोल मिलता है तो दैट इज काइंड ऑफ अ पॉज, दैट इज काइंड ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, की एक तरीके से आपको पॉज दे दिया कि 5 साल की जेल पूरी, 6 महीने का पैरोल मिल गया, अब आपकी जेल की सजा यहीं पे फ्रीज हो गई। वापस आओगे तो बचे हुए 4.5 साल नहीं बल्कि 5 साल के लिए आपको जेल पूरी करनी होगी। तो पैरोल इज इक्विवेलेंट टू, और पैरोल कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन। जो हमने कीवर्ड समझे थे, सस्पेंशन, रिप्राइव, कम्यूट, ये सब, उसमें सस्पेंशन वाले कॉलम के अंदर पैरोल आता है कि पैरोल एक काइंड ऑफ सस्पेंशन है। अब आते हैं फरलो पे। फरलो भी पैरोल जैसा ही होता है कि जेल से थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने दिया जाए। जैसे हमने पैरोल में देखा कि थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने दिया जाए, ये पैरोल में दिया हुआ है। फरलो में भी यही होता है कि थोड़े दिनों के लिए बाहर जाने दिया जाए। लेकिन यहां पे पैरोल और फरलो के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि फरलो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रिजन के केसेस में ही फॉलो किया जाता है, जहां पे 20 साल, 25 साल, लाइफ इंप्रिजनमेंट, इस तरीके से कुछ अगर है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रिजन के केस में ही फरलो अलाउ किया जाता है। शॉर्ट टर्म के केस में आप पैरोल वगैरह अप्लाई कर सकते हो। हमने देखा कि जो पैरोल होता है उसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो फरलो होता है उसे रेमिशन ऑफ सेंटेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब कि यदि एक व्यक्ति की 20 साल की जेल है, ध्यान से समझेगा, उसने 10 साल पूरे कर लिए, अब उसने कहा मेरे को 6 महीने के लिए बाहर जाने दो। 10 साल पूरे करने के बाद वो 6 महीने के लिए बाहर गया। अब जब वो वापस आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 9.5 साल के लिए जेल में वापस आएगा, सिर्फ और सिर्फ 9.5 साल के लिए, 10 साल के लिए वापस नहीं आएगा। देखो ये बिल्कुल उल्टा है जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करा था। यहां पे हो रहा था कि अगर 10 साल की सजा है, 5 साल उसने कवर कर लिए, 6 महीने के लिए बाहर गया, तो अब बचे हुए 4.5 साल नहीं बल्कि 5 साल के लिए जेल करनी होगी। मतलब कि पैरोल में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो रहा था, यहां पे फरलो में रेमिशन ऑफ सेंटेंस होता है। फरलो जो है वो रेमिशन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इसका मतलब है कि आप जो बाहर घूम के आए हो उसको भी ऐसा माना जाएगा कि हाँ यार ऐसे ही मान लो कि ये जेल का ही पार्ट था और इसको अलग से काउंट मत करो। तो आप जब 6 महीने बाद वापस जेल आओगे तो आपको सिर्फ 9.5 साल की जेल पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि 6 महीने एक तरीके से आपको डिस्काउंट दे दिया गया है, एक तरीके से रेमिशन दे दिया गया है। तो यहां पे फरलो में आपको एक तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रेमिशन। तो फरलो जो है वो रेमिशन वाले पिलर के अंदर आता है और पैरोल जो है वो सस्पेंशन वाले पिलर के अंदर आता है। बहुत मेजर डिफरेंस है। आज का टेलीग्राम का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था मेरा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है ज्वाइन कर लो, इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा। तो पैरोल और फरलो में ये फर्क है। फरलो में और पैरोल में दूसरा फर्क है कि पैरोल में मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट अ राइट ऑफ द प्रिजनर, लेकिन फरलो जो होता है इट इज अ राइट ऑफ द प्रिजनर। और यहां पे आप स्पेसिफिक रीजन पे फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, कोई पर्सनल काम है, घर में शादी है, घर में डेथ हो गई, कुछ भी कारण है, आप फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बार आप फरलो के लिए अप्लाई करो, आप साल में 3 बार फरलो ले सकते हो। ग्राउंड सेम है, गुड बिहेवियर।
यहां पे फरलो के लिए आपको बार बार स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। पैरोल में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। फरलो जो होती है वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रिजन एक्ट 1894 के अंदर, कि जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो फरलो ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिजन की बात है, व्यक्ति को वापस जेल में आना ही पड़ेगा। पैरोल तो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, कि परमानेंटली जेल से छोड़ दिया गुड बिहेवियर के ग्राउंड पे और ये बोला कि हाजिरी लगाते रहना। तो पैरोल जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट हो सकती है, लेकिन फरलो तो हमेशा टेम्परेरी होती है, कि 4-5 महीने, 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन के लिए बाहर छोड़ा और फिर व्यक्ति वापस जेल में आएगा ही आएगा, उसे डिस्काउंट की तरह ट्रीट करेंगे, रेमिशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो पैरोल इज सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, फरलो इज रेमिशन ऑफ सेंटेंस। राइट, आरंभ बैचेस शुरू हो रहे हैं 11 मई से अन अकेडमी पे, ज्वाइन करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। प्रीलिम्स 2021 का यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied because it is a matter of right। वो कह रहा है parole जो है इस व्यक्ति का राइट होता है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजन रूल्स ऑन पैरोल। पैरोल के ऊपर हर राज्य सरकार के अपने खुद के रूल होते हैं। अब ये केक वॉक क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आई चेक द आंसर की सही आंसर करा है नहीं। इसके अलावा अपना थर्ड जीएस का बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन मोड में दिल्ली में, राजेंद्र नगर में, 8 मई से। सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता, ऑफलाइन में भी आपको मेरे नाम से डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता और यहां पे आप जो है पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस अटेंड कर सकते हैं। अगला मुद्दा है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का। पिछले एक साल में काफी ज्यादा न्यूज में रहा और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट भी पास करा था सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेके। सब कुछ कवर करेंगे इस मुद्दे पे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता क्या है। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो केस की पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज केस में इन्वॉल्व हैं, अगर वो कोर्ट को कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल है, जो किसी की प्राइवेसी का राइट है, कोई सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कोई केस है जिसमें भारत सरकार इन्वॉल्व है और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में खबर देनी है, या कोई हमारी बहुत ही सेंसिटिव यूएस के साथ, इसराइल के साथ डील होनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है जो अभी हम बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहते। इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। मतलब कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, कि मतलब अभी कहीं पे जांच पड़ताल चल रही है और अगर हमने इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो वो जांच पड़ताल जो है खराब हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में बैरियर आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह को बचाने के लिए कई बार केस की जो पार्टीज होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को एक बंद एनवलप में इंफॉर्मेशन देती हैं, जो कि वो एनवलप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के जजेस खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। उसे कहते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। मतलब कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं उनके पास भी है। बेसिकली सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का पर्पस ये होता है कि एक पार्टी ने कोर्ट के जज को एक बंद कवर में, एक सील्ड पैक कवर में इंफॉर्मेशन दी, और जो दूसरी पार्टी है, समझिए ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, पार्टी ए ने जजेस को कोई इंफॉर्मेशन दी सील्ड कवर के अंदर। अब ये जो इंफॉर्मेशन सील्ड कवर के अंदर दी गई है ये सिर्फ और सिर्फ जजेस एक्सेस कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जजेस को मिलेगी। जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है केस में उसको इस इंफॉर्मेशन की कोई खबर नहीं होगी, तभी इसे सील्ड कवर बोला जाता है। एक ऐसा कवर जो सिर्फ और सिर्फ जजेस खोल सकते हैं उस केस के, दूसरी पार्टी को नहीं बताया जाएगा कि उस इंफॉर्मेशन, उस एनवलप में क्या इंफॉर्मेशन थी। इसे कहते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2013 में रूल्स बनाए थे आर्टिकल 145 के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग मैटर्स के ऊपर रूल्स बना सकता है कि अलग अलग केसेस कैसे लड़े जाएंगे, किस प्रकार से सबूत, एविडेंस वगैरह सबमिट किए जाएंगे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग प्रकार के रूल्स बना सकता है। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 145 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रूल्स बनाए थे और उसी रूल्स के अंदर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिटेल में मेंशन्ड है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन दिया, ये करंट अफेयर्स में मसला इसीलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार एक बात सुनो, अगर एक पार्टी मुझे सील्ड कवर के अंदर इंफॉर्मेशन दे रही है, हमारी प्रोसीडिंग्स तो सारी ओपन कोर्ट में होती हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज एन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब होता है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी अपील दलील हो रही है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो सब आप लाइव देख सकते हो। ओपन कोर्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं, जितनी भी बातचीत हो रही है वो सब
पूरी जनता, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख सकती है। इसे कहते हैं ओपन कोर्ट। तभी तो आपने देखा होगा कि अंदर किसी बड़े सेलिब्रिटी का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो फटाफट से मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत लाइव बाय लाइव जो है वो अपडेट दिखाते रहते हैं कि इस बड़े एक्टर के केस में ये हो गया, इस बड़े क्रिकेटर के केस में ये हो गया। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ओपन कोर्ट है, उसकी प्रोसीडिंग्स कोई भी देख सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार अगर आप सील्ड कवर के अंदर मेरे को इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रहे हो ना, तो ये ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। ये ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ होने का मतलब है कि जो जनता हमारी लाइव प्रोसीडिंग यूट्यूब टीवी वगैरह पे देख रही है, उनको पता होना चाहिए इस केस में क्या हो रहा है। जो दूसरी पार्टी इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, उन्हें भी पता होना चाहिए इस केस में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप सील्ड कवर में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन दे दोगे, तो ना तो दूसरी पार्टी को पता चल रहा है कि केस में क्या हो रहा है, ना जनता को पता चल रहा, तो ये तो ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ऐसा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नोट करा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह भी बोला कि हाँ, वैसे बात तो सही है कि अगर कोई देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, किसी व्यक्ति की प्राइवेसी है, या फिर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का कुछ हिस्सा है, तो हम वो खबर जो है जनता को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ तो हम वैसे भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अच्छा, प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट बनता है ना कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस इज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ ओपन कोर्ट, तो उसका आंसर होगा ट्रू। हाँ, कि ये जो पूरा का पूरा सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, ये ओपन कोर्ट के सिस्टम के खिलाफ है, ये बात हम मानते हैं, राइट। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास करी, जिसको कहते हैं अमित कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को वेग बनाती है, पूरे जुडिशरी को वेग बनाती है और ओपेक बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी में और ओपन कोर्ट में, लेकिन जो शील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का पूरा मसला है, ये ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है, इसलिए हमारे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ऑल्सो इसमें क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, उसको भी ये खबर नहीं मिलेगी कि पार्टी ए ने अगर जजेस को बंद कवर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दे दी, तो पार्टी बी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके खिलाफ क्या सबूत सबमिट किया गया है। पार्टी बी को कभी केस के फैक्ट्स ही नहीं पता चल पाएंगे पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि आधे फैक्ट तो आपने कवर में बंद करके जज को दे दिया और दूसरी पार्टी उसे देख नहीं सकती। तो ये जो है दूसरी पार्टी के न्याय के खिलाफ जाता है। ऑल्सो ये जो है कोर्ट को एब्सोल्यूट एडजुडिकेटिंग पावर दे देता है कि अब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट है जो दोनों साइड की बात जानता है। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है जो दोनों साइड की बात जानता है। पार्टी बी को पता ही नहीं है कि पार्टी ए ने सील्ड कवर के अंदर सुप्रीम कोर्ट को क्या दे दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो एब्सोल्यूट पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि गलत है, क्योंकि दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना जजमेंट सुना रहे हैं, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अपना जजमेंट सुना रहे हैं, वो किस बिना, किस बेसिस, किस ग्राउंड पर सुना रहे हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए पार्टी बी जो है वो ओपेसिटी में रहती है, उसको पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता। और यहां पे जिस पार्टी के पास ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो पार्टी सील्ड कवर सबमिट कर रही है, उसके पास एक एज होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करके अपने हिसाब से केस लड़ सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टी को तो इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे को एक फाइन बैलेंस बनाना चाहिए जस्टिस के बीच में, ट्रांसपेरेंसी के बीच में और प्राइवेसी के बीच में। हमारे को एक फाइन बैलेंस बनाना चाहिए कि मतलब हम ये मानते हैं कि कुछ कुछ केसेस ऐसे जेन्युइन केसेस होते हैं जहां पे हमारे को सील्ड कवर की जरूरत होती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी या ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है, तो वहां पे हम हर खबर को पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। तो ये बात जायज है कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस कुछ केसेस में तो लगेगा ही, कुछ केसेस में होना भी चाहिए। तो आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड तरीके से सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और ओपन कोर्ट की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी आपके फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है उसको ओपन कोर्ट में ही देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि जब भी आपको ऐसे सील्ड कवर यूज करने का सोचो, तो बहुत सोच समझ के करना कि इंफॉर्मेशन वाकई प्राइवेट है या आप सिर्फ एक जुमलेबाजी कर रहे हो। ये था सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। 8 जून से मेरा पॉलिटी और आईआर का फुल क्रेडिट कोर्स शुरू हो रहा है, जिसका इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन जो है अब अवेलेबल है। अनअकैडमी पे 11 मई से आरंभ बैच शुरू हो रहा है, जहां पे आप रेफरल कोड यूज करेंगे मुदत गुप्ता, 0% ईएमआई पे भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जीएस, इंटरव्यू, करंट अफेयर्स, मेंस, सीसैट, ऑप्शनल, सब एक जगह पे बाय टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही जगह पे मिलेगा। यूज करेंगे रेफरल कोड ऑफलाइन बैचेस में सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स क्रैक इट।